अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम केमिकल बॉन्डिंग है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपने 9 क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, इसमें भी उतना ही डिटेल है, इसमें हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो एक दफ़ा क्विक रिवीजन करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक एटम है। फॉर एग्जाम्पल आपने पीछे पढ़ा कि क्लोरीन, आपके पास एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन का आना ज़रूरी है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। अब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन जब शेयर करवाएंगे तो इनके दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो जितने भी आपके पास दुनिया में एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल इसीलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। और एक इनर्ट गैस जैसे कि आपके पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं उनकी तरह ये लोग भी मौजूद हों। तो क्योंकि जिंदगी में हर किसी को स्टेबल होना है, हर कोई चाहता है कि वो एक स्टेबल लाइफ गुजारे, स्टेबल हो जाए। तो एटम्स भी इसी तरीके से हैं, हर एटम चाहता है कि वो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स जो कि इनर्ट गैसेस हैं उनकी तरह स्टेबल हो जाए। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी 8A के अलावा है वो कोशिश कर रहे हैं कि 8A के एलिमेंट्स की तरह बन जाए। फॉर एग्जाम्पल हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, तो उस रोल मॉडल के तरह हर कोई बनना चाहता है। तो यूं समझें कि इनके लिए जो रोल मॉडल हैं वो एलिमेंट्स ग्रुप 8A के हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं। अब अपने आप को स्टेबल करने का एक प्रोसीजर होता है, तो ये उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जितने भी ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं वो सारे स्टेबल हैं, उन्हें वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। इन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इन्हें दूसरे एटम्स के साथ मिलके कंबाइन होना पड़ता है। और जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो आपस में एनर्जी ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। तो आपस में इस तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ये एटम्स स्टेबल हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में हमने आगे ये पूरा प्रोसीजर समझना है कि ये स्टेबल कैसे होते हैं, ये रिएक्ट कैसे करते हैं, ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पे बात करते हैं। आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये स्टेबल होने के लिए अगर देखा जाए तो जितनी भी इनके अंदर एनर्जी है ये अपनी एनर्जी को लो करते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी लो करने के बाद स्टेबल होते हैं। ज़ाहिर इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, अगर ये कंबाइन नहीं होंगे तो हाईली एनर्जाइज्ड होंगे। जैसे ये रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनकी एनर्जी एज कम्पेयर टू एटम्स कम होती है। अब जब ये अपनी एनर्जी निकालते हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। अब आपका केमिकल बॉन्ड कहलाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ कंपाउंड। आपके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड है, उसके अंदर जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एटम्स हेल्ड टुगेदर में रुके हुए हैं एक जगह पे, उसे आप कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड बन गया। अब जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्ड इसको कहें, दो एटम्स के दरमियान होती है, और ये इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जब आपके दो एटम्स कंबाइन होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आपस में या तो डोनेट किया जाएगा या शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। अब ये दो टाइप्स के कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड डिस्कवर किए गए थे। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास ये कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड डिस्कस किया था। इन्होंने ये सारी डिस्कवरी की थी और बताया था कि एक आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड होता है। इन दोनों में क्या फर्क है ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब एक बात ध्यान में रहे कि जितने भी एटम्स हैं, चाहे मैं फ्लोरीन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, क्लोरीन या कोई भी एलिमेंट, उन सबको अपना एक रूल फॉलो करना है जिसको आपने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा था, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये कन्फिग्रेशन होती है इनर्ट गैसेस की। तो हर एटम स्टेबल होना चाहता है और वो अपनी इस तरीके की इनर्ट गैस की तरह अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो जितने भी आपके पास एटम्स हैं वो इस चीज को अटेन करने के लिए किसी ना किसी को या तो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब दो टाइप्स के यहाँ पे मैंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। तो अगर कोई भी एटम अपने बॉन्ड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, या तो किसी को देता है या किसी से लेता है, तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर कोई भी एटम शेयरिंग करवाता है, अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करता, कहता है कि कुछ देर आप इलेक्ट्रॉन मेरा रख लो, बाकी जब मुझे जरूरत होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन मैं रख लूंगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगी तो वो कहलाएगी कोवलेंट बॉन्ड। अब यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं जो कि आपने पढ़नी है। तो इनर्ट गैस की जो कन्फिग्रेशन है वो अटेन की जाती है या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
अगर आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बना है, और अगर आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब ये जो टेंडेंसी ऑफ एटम है कि आप इनर्ट गैस इक्वेशन यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर लें, तो इस एबिलिटी को ऑफ एटम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहरहाल अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाम से वाज़ेह इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर वैलेंसी की बुनियाद पर बॉन्ड बनते हैं। अब आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड क्या है? सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसे एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये जो आपके पास एटम्स इस तरीके के कहलाते हैं उन्हें आप आइंस कहते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। अब जब आपके पास ये दो अपोजिट चार्ज आइंस बन गए तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। जाहिर है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और बॉन्ड बनेगा इसके बाद, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड सिंपली आपके पास ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड है जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा है NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ज्यादातर मेटल्स के साथ नॉन मेटल मिलते हैं, और नॉन मेटल भी वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी आपका उनका डिफरेंस यानी कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो इसका मतलब आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरीके से मेटल्स जितने भी आपके पास 1A 2A एलिमेंट के हैं और आपके पास जो 3A एलिमेंट में एल्युमिनियम है, इन सब की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये जल्दी से अपने एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। और इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 6A 7A के, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं, जल्दी से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जो कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास एक बॉन्ड बन जाता है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे बनता है। आपको पता है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इसका होता है 11। तो 11 का मतलब आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, बाकी बचे 7। अब 2p6 में वो 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और 3s1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं समझ आती तो फिर इसको ये समझ लें कि आपके पास s ऑर्बिटल में 2 आते हैं, p ऑर्बिटल में 6 आते हैं। ये पिछले चैप्टर में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं किस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर सीक्वेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब आपके पास ये जो एटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनकम्प्लीट है, ये इजाफी है। 3s1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अभी और आ सकता था, और इसके अलावा इस 3 यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, ये क्या करेगा, बजाय उसको रखने के ये किसी को डोनेट कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा। जब ये ट्रांसफर कर देगा तो आपके पास जो 2 सेकंड ऑर्बिट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो गए। तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट रूल ये कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये आपके पास ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, ये एज अ इनर्ट गैस बिहेव कर सकता है, लेकिन ये अभी एज एन एलिमेंटल फॉर्म बिहेव नहीं करेगा, इसको मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल ये अब आपके रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ या किसी भी दूसरे एटम के साथ ताकि ये स्टेबल हो जाए। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जिसको भी देगा उसके साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जब इस तरीके का रिएक्शन होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि आपने इसको एनर्जी दी है ताकि अपना इलेक्ट्रॉन निकाले। अब अगर आपको ये समझ आ गया कि ये बॉन्ड्स बनते ही एनर्जी की वजह से, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड ही एनर्जी पे कर रहे हैं, तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि ये आपके पास एनर्जी क्या है और किस तरीके से इसको हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपके पास बॉन्ड बन जाए। तो आपके पास जो क्लोरीन एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर की जाए तो आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, टोटल उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका Z भी 17 के बराबर होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, वो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था ये उसको एक्सेप्ट करेगा और खुद क्लोरीन आयन बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 3p5 के बजाय 3p6 हो जाएगा, और अब इसके ऑलमोस्ट शेल सारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि वहां सोडियम के पास से हमने जो एनर्जी उसको दी थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वही इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो अपने अंदर से एनर्जी निकाल के देगा।
तो अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो बहुत थोड़ा है। यहाँ पर हमने ज़्यादा एनर्जी नहीं दी, यहाँ से हमें एनर्जी ऑलमोस्ट पूरी मिल गई थी, थोड़ी सी एनर्जी हमने इजाफी दी। तो ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एनर्जी डिफरेंस देखें अगर, तो वो इतना नहीं है जितना आपके पास इंडिविजुअल देखा जाए। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक तरह से लैटेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं, जिसके अंदर हर एक एटम यानी कि हर एक आयन सराउंडेड होता है बाय 6 अपोजिट आयंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस एक आयन की, तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 अपोजिट चार्ज आयन इसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। तो इस तरीके का आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। अगर याद हो चैप्टर 2 में हमने सीखा था। तो जितने भी आपके पास आयनिक बॉन्ड हैं, जितने भी आपके पास इस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं क्रिस्टल के अंदर, ये सारे के सारे इसलिए मौजूद हैं ताकि जो एनर्जी इजाफी है वो रिड्यूस हो जाए और आपका जो ओवरऑल सिस्टम है यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाए। अब आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे स्टेप में क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तीसरा स्टेप होता है कि इन दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो आपके पास एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इस एनर्जी से फिर आप बाद में इसको मॉलिक्यूल जो आपको मिल रहा है वो स्टेबल बना देते हैं। अब ये कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है कि लैटिक्स एनर्जी क्या होती है। लैटिक्स एनर्जी का मतलब द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अरेंज देमसेल्फ इन अ डेफिनेट पैटर्न। तो आपके पास जब भी कोई भी गैसेस आयन किसी एटम के साथ मिलके अरेंज करेंगे एक डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिक्स, तो इस तरह की एनर्जी जो उस वक्त निकल रही है उसे आप कहते हैं लैटिक्स एनर्जी। और ये एनर्जी हमें चाहिए है ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलते वक्त हमने एनर्जी दी थी वो एनर्जी कंपनसेट हो जाए और उसके अलावा भी हमें एनर्जी मिले। अगर आपको याद हो तो 400 समथिंग किलो जूल्स आपके पास पर मोल मिल रही थी जब आप सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो -788 का मतलब आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। तो आपके पास कंपनसेशन हो जाता है, जो आपने एनर्जी दी थी उससे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है जब भी आपका बॉन्ड बनता है। अब आगे चलते हैं, ये जो पैराग्राफ है इसको आप रीड आउट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपके पास कभी भी सिंगल एटम यानी कि सिंगल आयन, अब चाहे मेटल या नॉन मेटल आपस में मिलकर बनाए, ये कभी भी सेपरेट नहीं होते, ये हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास आयनिक कंपाउंड का। तो आपके पास यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि आपके पास हम ये चीज़ नहीं कह सकते। वजह उसकी है कि ये एक क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, एक सॉलिड क्रिस्टल हमें मिलता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ अपोजिट चार्ज्ड आयंस। यही बात हमने पीछे भी पढ़ी है। और आपके हर एटम आपस में सराउंडेड होते हैं डिफरेंट चार्जेस से, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास होती है बिटवीन द आयंस, जो कि हर डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है इन अ क्रिस्टल। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर हार्ड सॉलिड्स। सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी है कि आपके ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने अंदर रखते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज आपके जो क्रिस्टल्स के अंदर है। वजह उसकी ये है कि ज़्यादा एनर्जी जब ये रिलीज करते हैं तो ज़ाहिर है इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉल्युबल हैं वाटर, यानी कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरीके से जितने भी पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल हैं। अब वजह उसकी ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयनिक एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ये आपके पास ज़्यादा होती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है, एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन क्या है? जितने भी आपके पास आयन सराउंडेड हैं बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से एक एनर्जी निकलती है जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो सॉल्वेशन की वजह से एनर्जी जो रिलीज हो रही है उस एनर्जी का नाम है एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। अब ये एनर्जी आपके जो हाई लैटिक्स एनर्जी है इसको ओवरकम कर देती है किसी भी आयनिक कंपाउंड के। लेकिन कुछ आपके पास आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल भी होते हैं जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड्स वगैरह। ये सब अपने अंदर हाई लैटिक्स एनर्जी रखते हैं। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी इनके पास होती है तो हमारे पास इनसफिशिएंट सॉल्वेशन एनर्जी भी हमारे पास कम है, यानी कि हमारे पास जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो इतनी मौजूद नहीं होती चाहे हम कोई भी पोलर सॉल्वेंट रख लें। तो ये आपके पास कुछ ऐसे इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह वगैरह। ये आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल।
वजह उसकी ये है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज्यादातर वो आपके पास नॉन पोलर होते हैं, और क्योंकि पोल्स उनके अंदर नहीं है इस वजह से आपके पास आयनिक कंपाउंड्स उनके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, सॉल्व नहीं हो सकते। आगे हम डाइपोल मूवमेंट में इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे बिहेव करते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। तो आयनिक कंपाउंड्स की जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपस में, जिनकी इंटर आयनिक फोर्सेस हैं, ये वीक हो जाती हैं जब ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाले जाते हैं। अब इससे होता है क्या है कि आपके आयंस जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और आपके पास फ्री आयन आपके मिल जाते हैं। अब ये जो फ्री आयंस हैं ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इनके आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, और इस वजह से ये आपके पास अंडर इलेक्ट्रिक करंट ये अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इवन इन फ्यूज और मेल्टेड स्टेट। आप इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट ना डालें, यानी कि आप इनको पानी के अंदर ना डालें, आप इन्हें सिर्फ मेल्ट कर दें या फ्यूज फॉर्म में ले आएं, तो ये तब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देंगे। ये आपके पास टॉपिक था आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड आपके पास पहले डिस्कस किया है जिस तरह से कि ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएं। आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर करवाते हैं, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने या तो ट्रांसफर यानी डोनेट या एक्सेप्ट करवाएंगे। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास कोई ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि आपके दो एटम्स मिलके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी आपस में एक मुआहिदा तय करते हैं कि इतने टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेगा, इतने टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा। इससे फायदा क्या होता है कि इनको ज्यादा एनर्जी अपने अंदर से रिलीज नहीं करनी पड़ती, वैसे ही बेचारों के पास कम एनर्जी होती है, तो ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा देते हैं। शेयरिंग से इनकी एनर्जी जाया नहीं होती, दोनों एटम के पास इक्वल एनर्जी रहती है। थोड़ी सी एनर्जी इनको रिलीज करनी भी पड़े तो मामूली सी ये कर सकते हैं, ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको नहीं देनी पड़ती। अब हम इसको जरा लुइस के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं। लुइस साहब ने एक स्ट्रक्चर दिया था, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, इस तरीके से जिस तरह आपको ये गिवन है। आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन एटम्स दोनों आपके पास, इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करवा देंगे। अब एक वक्त में इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वक्त में इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखा जाए तो दोनों के ऑक्टेट रूल के मुताबिक आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, लेकिन किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, इन्होंने डोनेट नहीं किया कि ये क्लोरीन कहे कि चलो ये इलेक्ट्रॉन मेरा अपने पास रख लो और बदले में एनर्जी दे दो। तो कोवलेंट बॉन्ड आपके पास इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से की जाती है। तो दो एटम के दरमियान इस तरीके की लाइन आप अगर ड्रॉ करेंगे तो इट मींस देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स। अब जो आपके पास इस तरीके के दो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के तौर पे आ रहे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बनाते हैं बॉन्डिंग एटम, और इस तरह की बॉन्डिंग को आप कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन होता है। इसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन नहीं होते। इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट की जाती है वो की जाती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो आपके चार्जेस जनरेट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की अभी बात कर रहे थे, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जब आपका बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करवाते हैं। तो आपके पास वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसकी अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखें, यानी कि आपके पास जो एनर्जी इनके बॉन्ड बनाते वक्त रिलीज हो रही है ये काफी कम है एज कम्पेयर टू आपका आयनिक बॉन्ड। अब एनर्जी निकालना तो लाजमी है क्योंकि इनको स्टेबल होना है, चाहे आयनिक कंपाउंड बनाए या कोवलेंट कंपाउंड्स बनाए, इनको अपने अंदर से एनर्जी जो इजाफी है वो निकालना लाजमी है। अगर ये अपने अंदर से एनर्जी नहीं निकालेंगे तो स्टेबल नहीं हो सकते, और स्टेबिलिटी का पहला रूल है कि जो इजाफी एनर्जी है उसको आप बाहर निकाल दें। अब आपके पास तीन टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसे भी क्लोरीन टू क्लोरीन हमने देखा, इसी तरीके से आपके पास डबल होता है। डबल बॉन्ड का मतलब आपके पास एक ही एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा दूसरे एटम के साथ। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की मिसाल ली जाए तो ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये दो ऑक्सीजन आपस में मिलके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवा लेंगे, तो इस तरह से उन्होंने दो बॉन्ड बना लिए। और इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता है और पेयरिंग करवा लेता है। तो इस तरीके के जो आपके बॉन्ड बनते हैं उन्हें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब जब आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था तो आपस में जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन एटम्स, ये थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे जैसे आप बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका बॉन्ड डिस्टेंस कम होता जाएगा और बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर आप इस टेबल में देखें, जब आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो आपके पास जो बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी थी वो क्या थी, और जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो आपके पास बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड डिस्टेंस कम होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप अपने बॉन्ड को इंक्रीज करते जाएंगे। अब एक सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जर्नली आपके पास जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है सिंगल से तो 0.20 यानी कि 0.20 डिग्री एंगस्ट्रॉम का फर्क आता है, और जब डबल से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो आपके पास 0.34 डिग्री एंगस्ट्रॉम का फर्क आता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे जब आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है सिमिलर एटम्स के दरमियान, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स के दरमियान भी बनता है, जैसे कि आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, तो आपके पास तब भी कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आपके एक एक इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन अपने पास शेयर करवा के वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन गई। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे पास है, आपको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है आपके पास एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन और कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल्दो कार्बन के पास भी हैं लेकिन ज्यादातर अट्रैक्ट हुए हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं ये ज्यादा टुवर्ड्स ऑक्सीजन ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि इसके पास ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो एक तरह से इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ज़ाहिर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो पोल्स क्रिएट हो गए तो इन्हें पोलर बॉन्ड भी कहा जा सकता है। तो दो पोल्स का मतलब एक पॉजिटिव पोल, दूसरा नेगेटिव पोल। ऑल्दो इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से इनको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये जो दो पोल्स हैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दो पोल्स को हम कहते हैं डाइपोल। अब इस तरीके से जो आपके पास कोई भी बॉन्ड बनेगा, इस तरीके कोई भी कंपाउंड आपको मिलेगा, उसमें कोवलेंट बॉन्ड तो मौजूद होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि कोवलेंट कंपाउंड में जो पोजीशन है वो एक डेफिनेट पोजीशन हो, और आपस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लाउड जो बना हुआ है, ये आपस में एक दूसरे से एक पर्टिकुलर पोजीशन में मौजूद है। इनके डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स हैं। ये क्रिस्टल की फॉर्म में तो आपको मिल सकते हैं, एक प्रॉपर शेप में तो मिल सकते हैं, लेकिन इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डाइपोल होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड समझते हैं। पहला आपके पास जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स हुआ करते थे, आपके पास कोवलेंट कंपाउंड में सेपरेट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक मॉलिक्यूल आपके पास अकेला एग्जिस्ट नहीं करता आयनिक कंपाउंड में, हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ कोवलेंट कंपाउंड में एक अकेला मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स कम होती है, इस वजह से ये एटम्स इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, लेकिन ये आपके पास सेपरेट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनको लाजमी नहीं क्रिस्टल फॉर्मेशन में चाहिए हो। सेकंड पॉइंट आपके पास है कोवलेंट कंपाउंड जितने भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ये सेपरेट मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादातर लिक्विड और गैसेस। बहुत थोड़े हैं जो कि आपके पास लो मेल्टिंग पर सॉलिड्स हों, बहुत थोड़े हैं जो आपके पास सॉलिड्स की फॉर्म में भी मौजूद हों, और अगर वो सॉलिड हैं तो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि बहुत जल्दी वो आपके पास लिक्विड में या गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये ज्यादातर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और चौथा पॉइंट आपके पास है कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये सारे इनसॉल्युबल हैं किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी, लेकिन ये सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास होंगे उनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होंगे।
तो ये आपके पास टॉपिक था कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम डेटिव भी कहते हैं। अब आपके पास ये बॉन्ड किस तरह बनता है, होता है ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह है। अगर आपके पास एक जगह कोवलेंट बॉन्ड रखा जाए और दूसरी जगह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रखा जाए तो आप दोनों में फर्क नहीं बता सकते। अब ये बॉन्ड बनता किस तरीके से, आपके पास जितने भी एटम्स जिनके अंदर कोई ना कोई लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर का मतलब जैसे कि ग्रुप 6A, ग्रुप 5A, ग्रुप 7A, इनके अंदर लोन पेयर मौजूद होता है। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर्ड हैं वो आपके पास इजाफी होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को शेयर नहीं करवा सकते ये नाइट्रोजन। तो इस तरह के जितने भी आपके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, अगर कोई भी एटम इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे तो आपके पास इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जितने भी आपके पास एटम्स जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है डोनर। और जितने भी ऐसे एटम्स जो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उन एटम्स को कहा जाता है एक्सेप्टर्स। अब जितने भी आपके पास यहाँ पर डोनर या एक्सेप्टर हैं, तो डोनर के पास एक अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक्सेप्टर के उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपके पास डेटिव बॉन्ड जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, और उस एरो के साथ आप पीछे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली ये एरो है और इसके पीछे एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो आपके पास ये रिप्रेजेंट किया जाता है डेटिव यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। अब जो डोनर है उसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जो एक्सेप्टर है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और क्योंकि आपके पास अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी मौजूद होता है, और हम अपने डेटिव बॉन्ड को आयनिक भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ डेटिव बॉन्ड। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके पास, जैसे कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। आपके पास फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका फास्फोरस का पेयर है। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में तो पेयर बनाए हुए लोन पेयर, एक एक इसने इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन से शेयरिंग करवाई हुई है, बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में इसने शेयरिंग करवा ली, आपस में इसने लोन पेयर बना लिया, लेकिन जो इसके पास जगह खाली थी उसमें क्या किया, इस फास्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने अपना ऑक्सीजन को डोनेट किया है तो ऑक्सीजन इटसेल्फ एक्सेप्टर बन गया। आपके फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपके पास टोटल 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं या आप इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन ज्यादातर हम अपने पास ये वाली फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी हम कहीं लिखेंगे तो आपके पास इसी तरीके से लिखा जाएगा आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। सेकंड एग्जांपल नाइट्रोमीथेन के, ये आप खुद भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल तो अमोनियम आयन, आपको पता है, आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि आपके पास एक लोन पेयर नाइट्रोजन का वो एक हाइड्रोजन को दिया जाता है। ये हाइड्रोजन बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाके छोड़ आता है, लूज कर आता है, तो ये अब सिवाय न्यूक्लियस के कुछ भी नहीं है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेचारा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स थी आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट मैंने कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपके पास डायपोल मूवमेंट बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैग्नेटिक मूवमेंट को आप डिस्कस करते हैं। मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं M/L से। तो M आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है पोलर स्ट्रेंथ को, और आपके पास L रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स। तो जिस तरीके से आपका मैग्नेट है, ये अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस डायरेक्शन में आपके पास ये मैग्नेट अपनी ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। इसी तरीके से जो डायपोल आपके पास है, यानी कि आपकी जो डायपोल मूवमेंट है, इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी ओरिएंटेशन डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इस एबिलिटी को आप कहते हैं डायपोल मूवमेंट। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डायपोल मूवमेंट किस तरीके से मेजर की जाती है, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एट ईच पोल, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, आपके पास म्यू आ जाता है। तो आपके पास म्यू सिंपली इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय डी। ई आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और डी आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो डायपोल मूवमेंट आपके पास जो है उसको इस तरीके से निकाला जाता है। इसकी जो यूनिट है वो डिबाई है,
क्योंकि ये आपके पास उस साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है जिसने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन अब हम इसको ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कूलम मीटर है। ये आपके पास कुछ इसकी कन्वर्जन है जो कि आपको याद रखनी है, ना भी याद रखें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर। डायपोल मोमेंट आपके पास जो है वो 10 की पावर -30 कूलम मीटर के बराबर होता है। इसका जो ऑर्डर है वो इतना ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ 10 की पावर -19 और जो आपका डिस्टेंस है वो 10 की पावर -10 के करीब होता है। और जो आपके पास डायपोल मोमेंट है ये डिपेंड सिर्फ पोलैरिटी पे नहीं करता कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, ये डिपेंड करता है आपके पास ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एज अ होल पर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर बॉन्ड्स हैं, यानी कि आपका वो पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो डायटोमिक यानी दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है, इसके अंदर एटम्स ज्यादा पोलर हैं या कम पोलर हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है या कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपके पास पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो आपके पास ज्यादातर पोलर जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर सिमिलर एटम्स अगर हैं तो उनके पास डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होती है, यानी कि डायपोल मोमेंट 0 का मतलब देयर इज नो चार्ज ऑफ सेपरेशन इन्वॉल्व। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसमें आपके पास जो पोलर बॉन्ड्स हैं और जो एंगुलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है और आपके पास दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड के डायपोल मोमेंट थोड़ी ज्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मोमेंट है वो बिल्कुल 0 है। अब ये जो टोटल मोमेंट है अब इसको समझना हमें जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास दो सेम एटम्स के, यानी कि बस आपने सल्फर की जगह कार्बन रख दिया, आपका कंपाउंड ऑलमोस्ट सेम है लेकिन आपके डायपोल मोमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो वजह उसकी है क्योंकि मोमेंट की बात की जाए तो आपका जो मॉलिक्यूलर मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्या करते हैं, उन सब वेक्टर क्वांटिटीज को सम कर देते हैं। तो जब आप इंडिविजुअल एटम टू एटम मॉलिक्यूलर बॉन्ड मूवमेंट निकालेंगे तो आपके पास उनका सम अगर किया जाए, जैसे कि अगर मैं सल्फर टू ऑक्सीजन और फिर दूसरा सल्फर टू ऑक्सीजन, एक आपके पास अगर देखें तो सल्फर से लेके इस ऑक्सीजन का वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी आपकी ये क्वांटिटी, इसका अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास आंसर ये आएगा। लेकिन अगर मैं कार्बन टू ऑक्सीजन और फिर कार्बन टू ऑक्सीजन सम करूं तो ये दोनों अपोजिट साइड होने की वजह से वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर म्यू 0 है, डायपोल मोमेंट 0 है कार्बन डाइऑक्साइड का, और आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो परफेक्टली सिमेट्रिकल हो तो ज्यादातर उनकी डायपोल मोमेंट 0 आ रही होती है। अब यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई नॉन पोलर आपके पास एटम है या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो आपके पास तब भी डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगी। इसी तरीके से आगे आपको ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पर टेबल में भी वैल्यूज बता के दी हुई हैं कि आपके पास किस एलिमेंट की, किस मॉलिक्यूल की क्या वैल्यू है डायपोल मोमेंट की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक लाजमी होती है अगर तो वो आपके पास पोलर है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसके पोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियली बेशक, और जो नॉन पोलर है उसका मतलब कोई पोल्स नहीं है, नॉन पोलर है। अब जितने भी आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर होता है, यानी कि उनके दरमियान कोई रिपल्जन या कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो क्योंकि आपके पास कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही तो आपके इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता। नॉन पोलर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसके पास चार्जेस ज्यादा हो। तो आपके पास जिस तरह यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ये सारे नॉन पोलर हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वल इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। लेकिन आपके जो नॉन पोलर के बजाय पोलर एलिमेंट्स हैं, पोलर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपके पास ऐसा नहीं होता। आपके पास ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाती है उस एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यही सारी बातें आपके पास इधर लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। आपके पास यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो डेल्टा का सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिटवीन द टू एटम्स। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो मेरे पास जितने भी आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पोलर हैं, जैसे कि आपके पास वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनके अंदर एक पार्शियल आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है क्योंकि ये प्योर कोवलेंट नहीं है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड ये 64% आयनिक है, HCl आपके पास ये 17% आयनिक है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल कैरेक्टर होता है, आपके आयनिक कंपाउंड्स की तरह ये प्रॉपर्टी रखते हैं।
अब वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके। तो एज कम्पेयर टू अदर कोवलेंट कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के हाई नहीं होते। और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि वाटर। लेकिन आप अगर गौर करें तो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। एक और प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इनका जो पार्शियल कैरेक्टर है, यानी कि आपके पास इस पार्शियल कैरेक्टर होने की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड इनका बना है, इनके एटम जो है वो क्लोजर टुगेदर हैं। फॉर एग्जांपल HF के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर डिस्टेंस 1.01 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 0.92 है। तो क्योंकि आपके पास इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, इस वजह से आपके पास बॉन्ड डिस्टेंस भी कम हो गया और आपके पास जो एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी, वो बढ़ जाएगी। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी इटसेल्फ होती क्या है। अब बॉन्ड एनर्जी नाम से वाज़ेह है, बॉन्ड का मतलब कोई ना कोई इधर केमिकल बॉन्ड होगा, आइदर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और एनर्जी आपके पास वो एनर्जी जो कि इसको या तो बनाने में, यानी ये बॉन्ड बनाने में, या ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो, तो ऐसी एनर्जी को आप कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके पास वो बॉन्ड एनर्जी जो आपको चाहिए एनर्जी रिलीज में इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड फ्रॉम द फ्री एटम्स। तो ये दोनों तरीके से आपके पास बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्ट की जा सकती है। तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास जो एक्सप्रेस की जाती है वो किलो जूल्स पर मोल में की जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये अगर ब्रेक करते हैं आप एटम के अंदर तो उसको एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास आया है इसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या आप इसका उलट कर दें, ये दो फ्री एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जाहिर है इतनी एनर्जी आपको ये रिलीज करके दे रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटम मिले हैं या एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल मिले हैं, दोनों में आपको एनर्जी है तो रिलीज या एनर्जी गिव करनी पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी सिंपल ये है। बॉन्ड एनर्जी आपके पास अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है तो आपके पास एंडोथर्मिक है, और अगर मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपने ये देखना है कि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब आप बुक रीडिंग प्रॉपर करेंगे तो आप उन्हें हाईलाइट भी करते रहेंगे साथ साथ। अब बॉन्ड एनर्जी के ऊपर वापस बात करते हैं। इससे पता ये चलता है कि आपका जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ज्यादातर आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी पोलर बॉन्ड्स की है ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि नॉन पोलर होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल इसकी देख भी सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसके अंदर बताया हुआ है कि आपके पास कितनी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी जो है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी बॉन्ड एनर्जी की। तो अभी हम फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपका इसके अलावा बॉन्ड डिस्टेंस भी एक टर्म है जिसके ऊपर आपकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपके पास शॉर्टर डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी, और साथ साथ आपका बॉन्ड भी उतना ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये आपके पास ज्यादातर शॉर्टर होता है, तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। यानी आप इधर टेबल पे अगर देखें तो आपके पास जो बॉन्ड है यहाँ पर, अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखें तो उसकी एनर्जी के लिहाज से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपस में अगर कंपेयर करें तो एनर्जी आपके पास बढ़ रही है और आपके पास जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें फायदा ये होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है केमिकल रिएक्टिविटी की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपकी बहुत ज्यादा होती हैं किसी भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल में, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब भी ये आपस में कोलाइड करेंगे विद ईच अदर एट रूम टेम्परेचर तो ये आपके सिंपली दूर दूर रिबाउंड हो जाएंगे और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना ले। तो इस बॉन्ड एनर्जी को समझने से हमें ये पता चल जाता है कि किस कंडीशन पे कौन सी गैसेस या कौन सा एलिमेंट क्या बिहेव करेंगे। यहाँ तक के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी समझाए ये सब आपके क्लियर होने चाहिए आगे चलने से पहले। अगर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको पहले पढ़ना शुरू कर दें, पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने पिछले टॉपिक्स रिवाइज कर लें, यानी इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके आप अपने पिछले टॉपिक्स को एक दफा दोबारा समझें। आप YouTube के ऊपर दूसरी वीडियोस को भी देख के हेल्प आउट ले सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि इस आगे समझने से पहले हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हमें समझ आनी चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास लुईस साहब थे, इन्होंने कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट से कुछ प्रॉब्लम्स ये आई थी कि ये ज्योमेट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं समझा सकता था। तो आपके पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास लुईस थ्योरी के बाद, यानी कि सारा वही काम था जो लुईस साहब ने किया था, लेकिन अपनी मजीद एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसका नाम था वैलेंस बैंड थ्योरी। और उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने मिलके आपके एक और अल्टरनेटिव थ्योरी डेवलप की थी जिसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नाम से आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब आपके पास वैलेंस का मतलब वैलेंस कोई ना कोई शेल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बॉन्ड बन रहा होगा उनकी वजह से, तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो आपने चैप्टर 3 में ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझा था, जो बोहर ने ऑर्बिटल्स समझाए थे, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में ऑर्बिटल्स हैं s p d f वगैरह। ये सारे ऑर्बिटल्स आपके मिलके अगर इनको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो एक थ्योरी इन्होंने बना दी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनकी एब्रीविएशन ये आपने याद रखनी है। अब इन थ्योरीज के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो इन दोनों थ्योरीज के मुताबिक जो कोवलेंट बॉन्ड आपका बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं, एक ऑर्बिट के ऊपर दूसरा ऑर्बिट आ जाता है, तो ये ओवरलैपिंग होती है। इस वजह से आपके पास यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब दोनों में फर्क क्या है? आपके पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये कहता है कि आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब आपके पास एटम के पास अगर कोई ऑर्बिट है, जैसे कि s p d या f, कोई भी ऑर्बिट है, ये उसको ऑक्यूपाई करता है आपका इलेक्ट्रॉन जाके। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एज अ होल। यानी एटम आपके पास दो इस तरीके के मिलके आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल आपका एज अ होल बन जाता है। तो जो न्यूक्लियस इधर यहाँ मौजूद था ये अलग अलग है। ये न्यूक्लियस दोनों आपस में मिलके एक ही शेल बना लेते हैं, एक ही ऑर्बिट बना लेते हैं, और इसको इन्होंने नाम दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो भी मैंने डिस्कस किया है कि आपके पास डिफरेंस क्या है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, ये वन न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि मोनोसेंट्रिक होते हैं। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये इन्फ्लुएंस बाय मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉलीसेंट्रिक इसको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एब्रीविएशन आपको याद रखनी है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये दो काइंड्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको देता है। पहली काइंड यानी कि फर्स्ट टाइप आपके पास है ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मौजूद हो उस रीजन में जहां पर आपके पास दो न्यूक्लियाई हैविंग लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी इनकी बड़ी हुई होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल दो मॉलिक्यूल्स आपके, फॉर एग्जाम्पल दो एटम्स आपके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन ही है, तो आपके पास यहाँ पर पेरेंट एटॉमिक हाइड्रोजन जो होगा उसके मुताबिक आपके पास अगर उसकी एनर्जी देखी जाए तो ज्यादा है, और अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी देखें दोनों की कंबाइन करके, एटॉमिक की या मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। ये सब हम बात पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इस तरह के जो आपके पास ऑर्बिटल होंगे उन्हें कहा जाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये तो आपके पास एक काइंड थी। अब दूसरी काइंड आपके पास है जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जिसके पास हाई एनर्जी होगी। एक के पास लो एनर्जी थी, स्टेबिलिटी ज्यादा थी, दूसरे के पास हाई एनर्जी है विद अ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब आपके पास कोई ना कोई ऐसा नोड होगा जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो नोडल प्लेन आपके पास वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, तो जाहिर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लो होगी आपके पास बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो दोनों न्यूक्लियाई वही हैं, लेकिन उस पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से ये लेस स्टेबल जगह होगी। और अगर आप एनर्जी देखें तो आपके पास एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पेरेंट आपके जो एटॉमिक्स हैं। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिल रहा है ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपके पास दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है इस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और आपके पास यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल था। जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन होना था तो जाहिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बजाय पेयर बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गया। इन्होंने यहाँ पर एक ऑर्बिटल कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये ऑर्बिटल खाली रह गया।
तो जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ये कहलाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, कम है, वो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अगर आप एग्जांपल लें तो आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम देखते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम में फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से यहाँ पर एक एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने पर इसके पास यहाँ पर जगह खाली हो गई। अब जब इसकी जगह खाली हो गई है तो आपके पास यहाँ पर जो ऑर्बिटल था इसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ये जो ऑर्बिटल है ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिंपल आपके पास ये कॉन्सेप्ट था एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अब क्योंकि टॉपिक हमारा था सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो अब वापस आते हैं उसकी तरफ। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, जो कि फॉर्म कर रहे हैं अपने आप लीनियर कॉम्बिनेशन और ओवरलैप ऑफ बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप या लीनियर कॉम्बिनेशन से जो आपका बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसे आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि आपके पैरेलल ओवरलैप से फॉर्म हो रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है आपके पास पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपके पास क्या है, लीनियर या ओवरलैप आप करते हैं हेड टू हेड। अब याद रहे किसी भी ऑर्बिटल के दो कोने होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। तो यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैप किए जाते हैं। आपके जो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जैसे s टू s, s टू p या p टू p, ये सारे के सारे आपको सिग्मा बॉन्ड बना के देते हैं। यहाँ s रिप्रेजेंट सिग्मा को नहीं कर रहा है, s रिप्रेजेंट कर रहा है s ऑर्बिटल को, p रिप्रेजेंट कर रहा है p ऑर्बिटल को। ये सारे ऑर्बिटल्स डिस्कस हम पिछले चैप्टर में डिटेल में कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास दूसरा होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्फेरिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास स्फेरिकल s ऑर्बिटल भी होता है। ये जब आपके पास दो s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो आपको इस तरीके की कोई शेप इस तरह से बना के देंगे। ये जो आपके पास ऑर्बिटल बना ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये लीनियरली सिमेट्रिकल होता है अबाउट इट्स एक्सिस। अबाउट इट्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर से लेके जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक होगा, और जितना आपके पास डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में भी सेम। तो आपके पास ये लीनियरली सिमेट्रिकल होता है जिसमें आपके पास कनेक्टिंग टू न्यूक्लियर, जिसको आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी कहते हैं। और जो आपके पास इस टाइप के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसे आप कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपके पास लीनियर होता है, हेड टू हेड होता है, तो आपके पास मैक्सिमम ओवरलैप यहाँ पर हो रहा होता है। और इस मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स जितने भी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब s टू s टाइप यानी s ऑर्बिटल और दूसरा भी s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप होगा, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास 1s1 इसका ऑर्बिटल होता है। ये 1s1 दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप होगा तो ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। और जो आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल आपका बन रहा है हाइड्रोजन का, इसके अंदर एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मौजूद है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन अनऑक्यूपाइड है, जो भी हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है sp टाइप ओवरलैपिंग। sp टाइप ओवरलैपिंग में क्या होता है, आपके पास जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन के पास 1s1 है और फ्लोरीन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके पास 2p ऑर्बिटल आता है। तो आपके पास 1s1 ऑर्बिटल और ये जो 2p ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ताकि आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाए। और सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल बनने के बाद आपके पास ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर आगे आपके फिगर में डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जो p ऑर्बिटल है, हमने पढ़ा था कि डबल शेप होता है। ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल इसके अंदर जाके ओवरलैपिंग करेगा। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। ये जो आपके पास है इसका साइज ये सेम ही है, लेकिन आपके पास इसका साइज बढ़ गया आपके s ऑर्बिटल के आने की वजह से। अब जब भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसके साथ सिग्मा एंटी बॉन्ड भी बनेगा, यानी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। इसके पास आपके पास नोडल प्लेन होगा, लेकिन आपके पास ये जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस अपनी जगह मौजूद है। तो ये आपके पास टाइप थी sp टाइप ऑर्बिटल। तीसरा आपके पास है कि p टू p टाइप ऑर्बिटल आपके पास क्या है, p टू p टाइप ओवरलैप क्या हो रहा है। तो एग्जांपल वही आपके पास फ्लोरीन की है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल जब आपके पास बनेगा तो आपके पास फ्लोरीन के दोनों ये हेड्स ओवरलैप होंगे और आपके पास इस तरीके से एक साइज बड़ा मिल जाएगा। बाकी ये जो दो एंड्स हैं ये एज इट इज रहेंगे। इस तरीके से आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर क्रिएट हो गए।
तो ये सारा आपके पास टॉपिक था जिसके अंदर हमने S2S, S2P और P2P ऑर्बिटल डिस्कस किए। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप क्या है। आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपना ओवरलैप जब करता है तो कोशिश करता है मैक्सिमम करे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले। तो आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप। एक और बात आपकी यहाँ पर डिस्कस की गई है कि आपके पास जो स्फेरिकल चार्ज होने की वजह से, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से s ऑर्बिटल जर्नली ओवरलैप इतना अच्छा नहीं करते एज कम्पेयर टू SP एंड PP ओवरलैपिंग। हालांकि p ऑर्बिटल्स क्योंकि इनकी डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इनके लोब्स क्रिएट हुए होते हैं, इनके पास जो लोब्स हैं ये लॉन्गर भी होते हैं, तो इस वजह से आपके पास जो ओवरलैपिंग है ये इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू S2S सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास S2S सिग्मा बॉन्ड आपके रिलेटिवली वीक हैं एज कम्पेयर टू अदर टू। यहाँ पर आपको वैल्यूज बताई हुई हैं कि आपके पास किस वैल्यू पे क्या आपके पास बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट आपके टॉपिक था पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपके पास जिस तरीके से सिग्मा बॉन्ड है उस तरह नहीं होता, ये आपके पास लेटरल और साइडवेज, लेटरल का मतलब बिल्कुल सीधा, या आपके पास साइडवेज इस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं। तो आपस में अगर आपके पास इस तरीके का कुछ बॉन्ड बन रहा है, इस तरह की कोई ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो कहलाएगी पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जितने भी हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस फर्क ये है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। जब भी सिग्मा बॉन्ड कोई आपके दो एटम्स मिलके बना रहे होंगे तो उनके साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब पाई बॉन्डिंग जो आपके पास होगी, ये पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड होगा। ये अपने ही एक्सिस के अंदर, यानी कि जो आपके कोप्लेनर हैं उसी के अंदर ये आपके पास मौजूद होते हैं। और यहाँ पर पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट उसी तरीके से जिस तरह सिग्मा में था, तो कॉन्सेप्ट सारा वही है, लेकिन आपके पास यहाँ पर बस फर्क ये है कि पाई बॉन्ड आपके पास डिफरेंट है थोड़े से एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही कहलाएंगे। आपके पास ये लीनियरली सिमेट्रिकल नहीं होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में आपके पास अराउंड द एक्सिस आपके लीनियरली सिमेट्रिकल थे, लेकिन पाई बॉन्ड लीनियरली सिमेट्रिकल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पाई बॉन्ड है, ये दो ऑर्बिटल हैं PY और PZ, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना होने के बराबर है ही नहीं यहाँ पर मौजूद, तो आपके पास ये जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कहलाएगा पाई बॉन्डिंग, और ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग। और जितने भी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर नोडल प्लेन आपको लाजमी मिलता है। तो ये सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें थी। इस पैराग्राफ में ये सारी बातें बताई हुई हैं कि आपके पास किस तरीके से ये मूव करेगा, इसमें क्या वैल्यूज होंगी, ये सब आपने पढ़ना है। अगर कुछ समझना है तो आप इससे रिलेटेड मुझसे सवालात कर सकते हैं। अब एक ऑक्सीजन की एग्जांपल देके आपको डिटेल में समझाया है कि आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये कंबाइन होता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, तो आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। तो हर ऑक्सीजन एटम के अंदर 2 पार्शली फिल्ड यानी कि 2py और 2pz ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। अब 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है हर एटम के अंदर, तो इनके दरमियान आपस में सबसे पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जो 2py ऑर्बिटल है ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो 2pz ऑर्बिटल है ये आपके पास पैरेलल होगा और ये बनाएगा पाई बॉन्ड। डायग्राम के मुताबिक आपके पास ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें आपके पास कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर अगर आप एरोज देखें तो ये कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बकिया दो ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपके पास पार्शली फिल्ड हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास ओवरलैपिंग करेंगे और एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और क्योंकि ये आपस में ओवरलैपिंग तो करेंगे लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाने के बजाय पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम बना के दिखाई भी है कि पाई बॉन्ड आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा और ये आपका सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड, और ये आपके पास पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरीके की आपके पास यहाँ पर एक तस्वीर बनी, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जिस तरीके से अभी हमने बात की, आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड था, यानी डबल बॉन्ड जब भी होगा तो आपके पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें जैसे कि नाइट्रोजन, तो उसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो ये आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ये चीजें इस तरह से डिस्कस की जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब याद रहे आपका जो पाई बॉन्ड है इट इज अ वीकर बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आपके ये साइड वेज से ओवरलैप हो रहा है और इतना खास इफेक्टिव नहीं है।
एज कम्पेयर टू द अदर ओवरलैप जो कि एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है। तो ये सारा आपके पास जो टॉपिक था ये डिस्कस कर रहे थे हम एस और पी ऑर्बिटल। इसकी बुनियाद पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको एस पी डी ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब तक जो भी हमने चैप्टर 3 पढ़ा, अगर आपको चैप्टर 3 अच्छे से आ गया है, आता है, तो आप चैप्टर 4 में ये टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन नाम में ही आपके पास पूरा का पूरा सेंटेंस छुपा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप हाइब्रिड बना रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब जिस तरह आजकल हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, आप उसमें पेट्रोल भी डालते हैं, आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो हाइब्रिड कार क्या करती है, जब आपको ज़रूरत होती है पेट्रोल की तो वो पेट्रोल पे चलती है, जब ज़रूरत नहीं है तो फिर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, जिस तरह हाइब्रिड कार की बात की जाए, हाइब्रिड कार कोई पेट्रोल कार नहीं, कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है, इसके बीच की कोई कैटेगरी है और ये यूनिक कैटेगरी है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास ना तो आपका एस ऑर्बिटल है ना आपका पी ऑर्बिटल है, ये आपके पास एक नया ऑर्बिटल है जो कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्टेबल है। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। वैलेंसी आपको पता है क्या होती है। वैलेंसी क्या है, वो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी किसी भी वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हो किसी एटम के। अब आपके पास बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इसकी अगर वैलेंसी की जाए, इसकी वैलेंसी निकाली जाए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें, तो आपके पास जो बेरिलियम है इसमें 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका जो पी ऑर्बिटल है ये खाली है। इसी तरीके से बोरॉन में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में, 1 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। कार्बन भी सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे पी वाई ऑर्बिटल में। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिटल के अंदर सिंगल आते हैं, यानी कि सिंगली प्लॉट किए जाते हैं, सिंगली फिल किए जाते हैं। तो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है, असूलन इसको यहाँ होना चाहिए था, ये वाला यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ पर होना चाहिए था। तो आपके पास 2 स्टेट्स कहलाती हैं किसी भी एटम की। एक आपकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट जिसके अंदर आपकी लो एनर्जी होती है, और दूसरी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट कर जाते हैं, ट्रैवल करके दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो यही कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आगे दी हुई है जिसके अंदर एक्साइटेड स्टेट आपको बताई हुई है। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट के मुताबिक बात करते हैं तो आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद थे बेरिलियम में, तो वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं, यानी उस वक्त वैलेंसी 0 थी। तो बेरिलियम की वैलेंसी 0, बोरॉन की वैलेंसी उसके मुताबिक 1 और आपके पास जो कार्बन है उसकी वैलेंसी उसके मुताबिक 2 थी। तो क्योंकि ऐसा आपके पास मौजूद नहीं होता, आपके पास एक्चुअल में जो इनकी वैलेंसी वो डिफरेंट होती है, तो वजह उसकी सिर्फ ये है कि एक्साइटेड स्टेट में हमेशा ये अपनी वैलेंसी जनरेट करते हैं। तो जब भी ये अपनी वैलेंसी शो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन लेके किसी ना किसी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर चुके हैं। अब अगर आप देखें तो अब इनकी वैलेंसी बिल्कुल ठीक है। बेरिलियम की 2 है और बोरॉन की 3 और कार्बन की 4। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ये 3 और ये 4 दे सकते हैं। अब अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे भी सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। तो बेसिकली इसके जो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, वैलेंसी है, वो 4 है। और जो कार्बन है आपके पास एट एक्साइटेड स्टेट, इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं पी ऑर्बिटल से और 1 बॉन्ड बन सकता है एस ऑर्बिटल से। तो ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है एस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड इसके पास अभी भी मौजूद है। या फिर ये अपने वो बकिया 3 ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल में, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन है CH4, कार्बन क्या करेगा, अपने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ। तो आगे डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आपका जो कार्बन है ये बनाता है 3 sp बॉन्ड्स एट राइट एंगल्स और एक S to S बॉन्ड जिसको आप सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। आपके S से P तक भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन S से S जो बॉन्ड होगा वो वीकर है, हमने पीछे डिस्कस किया था। इसी तरीके से आपके पास बेरिलियम क्लोराइड आपका है, ये भी आपके पास इसी तरीके से आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट है जिस तरह से मीथेन। अब ये जो हाइब्राइड कॉन्सेप्ट दिया गया था हाइब्राइड ऑर्बिटल का, ये दिया था लिनस पॉलिंग साहब ने। इन्होंने अज्यूम किया था कि आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हैविंग इक्वल एनर्जीज, ये आपके पास कंबाइन किए जा सकते हैं इन वेरियस वेज, जिसके अंदर आपके पास एटम जो है इक्विवेलेंट हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी आती है कि द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन।
तो जो आपके पास ऑर्बिटल्स आ रहे हैं इस तरीके से, उनको आप कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स डेजिग्नेटेड किए जाते हैं। अब मिक्सिंग ऑर्बिटल आपके पास किस तरीके से, अगर आपका एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, जैसे अभी कार्बन में था, तो आपके 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक s और 2 p ऑर्बिटल हैं, जैसा कि बोरॉन में भी हमने देखा, तो उसके 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर एक s और एक p ऑर्बिटल है जैसे बेरिलियम, तो आपके पास 2 sp1 ऑर्बिटल बनेंगे। और इनकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, sp2 और sp1। अब वन बाय वन इन तीनों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा क्विक डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल एक जैसे हैं सारे के सारे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है, आपके पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो आपके पास टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, और ये आपके पास sp3 और टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल भी कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ज़ाहिर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपके पास एक ओवरलैप के बाद इस तरीके से एक आपको ऑर्बिटल मिल गया। तो 4, क्योंकि यहाँ पर sp3 ऑर्बिटल्स हैं, तो sp3 का मतलब आपके पास एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑर्बिटल ये आपके पास मौजूद है। तो एक सिंगल sp3 ऑर्बिटल आपको इस तरीके का नजर आता है, और आपके पास 4 इस शेप में मौजूद हैं, जिसको आप टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। और इनके आपस में जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, ये आपके 109 डिग्री 0.28 मिनट्स मौजूद है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास sp3 ऑर्बिटल यहाँ पर डिस्कस किए गए, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन में मौजूद होते हैं। आपके जो sp ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरीके के रेशो में होते हैं कि 1:3, यानी कि sp3 में हमेशा एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। जैसे कि अभी हमने कहा कि हम मीथेन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, तो मीथेन आपके पास यहाँ पर इस तरीके का मौजूद होता है। मीथेन में आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, यानी चारों बॉन्ड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बना रहा है, और आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और आपस में जो इनका बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्रीज मौजूद है। इसकी शेप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जाती है। इसी तरीके से कुछ सिमिलर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड या इस तरीके के 2-3 और। इन सब की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसी तरीके से sp2 ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें ट्राइगोनल ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का होता है, और क्योंकि ये आपस में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, आपका जो 120 एंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा होता है। इनकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर एक sp2 ऑर्बिटल इस तरीके से दिखाया गया आपको टॉप व्यू, और ये आपको अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एट राइट एंगल दिखाया गया। तो यहाँ पर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाहिर है ये बॉन्ड मौजूद है, ये ऑर्बिटल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में मौजूद नहीं है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड। अब अगर कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन है, फॉर एग्जांपल इथीन, तो आपके पास बेंजीन या इथीन कोई भी एक स्ट्रक्चर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन की बात करते हैं, तो इथीन में आपके पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब इथीन में आपके पास कार्बन टू कार्बन ये एक ओवरलैप हो गया, और इस कार्बन का दूसरा जो बॉन्ड है वो इसके साथ बन गया, और तीसरा बॉन्ड इसके साथ, चौथा बॉन्ड अभी खाली है। तो जो चौथा बॉन्ड है वो इस तरीके का अनहाइब्रिडाइज इस तरीके से आपके पास ओवरलैपिंग करेगा, जिसको आप पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये पाई बॉन्ड बेसिकली आपका डबल बॉन्ड है, जो कि कार्बन टू कार्बन है। कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बना है, दूसरा पाई बॉन्ड बना है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन दोनों आपके पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही बने हुए। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था sp2 ऑर्बिटल का। इसी तरीके से अगर आपके पास कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता, 3 बॉन्ड होते, तो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती। sp हाइब्रिडाइजेशन आप कहते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपके पास एक s और एक p ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। इसमें आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, यानी एंगल इनका जो है वो आपस में 180 डिग्री होता है, और जितनी भी मैक्सिमम सेपरेशन हो सकती है बिटवीन द बॉन्ड्स, ये उतनी ज्यादा मैक्सिमम सेपरेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो बकिया आपके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, ये आपस में राइट एंगल में मौजूद होते हैं हमेशा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, आपके पास सिंगल sp ऑर्बिटल इस तरीके का नजर आता है। जब दोनों कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म करके देंगे शेप, और जो आपके p ऑर्बिटल्स अनयूज्ड थे वो आपके पास 90 डिग्री पर इस तरीके से मौजूद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिपल बॉन्ड हम बात कर रहे हैं, इथाइन आपके पास, जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल है, तो इस कार्बन में कार्बन टू कार्बन आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, और आपके पास जो हाइड्रोजन है वो एक एक मौजूद है कार्बन के साथ।
तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम को देखें तो आपके पास कार्बन का एक ऑर्बिटल जिसमें आपके पास sp ऑर्बिटल है और बकिया जो आपके 2p ऑर्बिटल्स हैं इनके लूप्स यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं और आपका जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इस तरीके से भी मौजूद है। जब ये दोनों कार्बन आपके पास मिलेंगे तो कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कार्बन टू हाइड्रोजन आपके सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये जो आपके पास बॉन्डिंग हुई है ये कहलाती है sp ऑर्बिटल। तो यहाँ पर और से देखें आपके पास एक 180 डिग्री पे बॉन्ड बना हुआ है और जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं आपके पास ये आपस में मिलके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो दो ऑर्बिटल हैं तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये जो दो आपके बॉन्ड बने पाई बॉन्ड्स ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के देंगे जिसमें आपके पास दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि 3 टोटल बॉन्ड हो गए और आपके पास एक एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं यानी कि बिल्कुल आपके ऐसे मॉलिक्यूल जो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनकी शेप किस तरह से निकाली जाए। तो शेप्स जैसे अभी आपने देखी है, एक लीनियर, दूसरा ट्राइगोनल, तीसरा टेट्राहेड्रल, इसी तरीके से पैरामिडल भी होता है पैरामिड्स की तरह, इसी तरीके से बेंट और एंगुलर भी आपके पास शेप्स होती हैं। ये आपकी प्रेडिक्ट की जाती हैं शेप्स बॉन्ड एंगल के थ्रू। आपके पास बॉन्ड एंगल्स अगर होंगे तो उसकी वजह से आपको शेप्स भी पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर दो मॉडल्स डिस्कस करने हैं हमने जिसकी वजह से हमें पता चला था कि शेप क्या है। पहला मॉडल है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी ये मॉडल और दूसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल क्या है इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो ये जो आपके दो मॉडल्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ये कहता है, नाम से वाज़ेह, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और रिपल्जन इनके दरमियान हो रही होगी। तो इस मॉडल में ये जो साइंटिस्ट इन्होंने कहा था कि आपके पास जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम। तो जो आपके रिपल्जन हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान किसी भी वैलेंस शेल के अंदर, तो वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल में। अब कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो यहाँ पर इस मॉडल के हम डिस्कस करेंगे। पहला कि आपके पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। पहला आपके पास है बॉन्ड पेयर, दूसरा है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर्स आप कहते हैं ऐसे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किसी शेयरिंग के थ्रू आपके पास ये बॉन्ड बना है और इस तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके सराउंड होते हैं एटम्स में इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर्स। ये आपके कहलाते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या है, जिस तरह यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के अपने हैं। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो क्या है किसी से शेयरिंग करवा के नहीं रख, ये इस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को आप कहते हैं लोन पेयर। ये नॉन बॉन्डिंग पेयर्स भी कहलाते हैं और ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। अब क्योंकि ये सिमिलर चार्ज रखते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर ये आपस में रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से थर्ड आपके पास पोस्टुलेट है कि आपके पास ड्यू टू रिपल्जन जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होगा सेंट्रल एटम का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये इस तरीके से एक दूसरे से रिपल्स होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और अपनी ओरिएंटेशन इस तरह से सेट करते हैं कि स्पेस में ये आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्जन को मिनिमाइज कर दें। तभी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इसको कहा गया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल कहा गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी, अपने आप को ये इस तरीके से खुद ही अरेंज कर लेंगे। तो इन्होंने आगे फोर्थ पोस्टुलेट कहा कि आपके पास जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है बिटवीन लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ये सेम नहीं होती। इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है कि लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन और ये ग्रेटर होता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन। इसी तरीके से उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट में कहा कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपके पास हैं ये कंसीडर नहीं किए जाते एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द काउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब सिक्स पोस्टुलेट में इन्होंने कहा है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो। इसको इन्होंने इस तरह से समराइज किया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के दरमियान, अगर आपके पास जो लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होने पर आपका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरीके से तीन होंगे तो प्लेनर या ट्राइगोनल और अगर चार होंगे तो टेट्राहेड्रल आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरीके से आपको बनाई हुई हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं और इनके एंगल्स भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं जो पीछे भी हमने डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने भी गिवन की हुई हैं। तो ये आपका पूरा मॉडल था जिसको आप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल कह रहे थे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट मॉडल है हाइब्राइड ऑर्बिटल मॉडल। तो अब बात करते हैं हाइब्राइड ऑर्बिटल मॉडल के ऊपर। इस पे हम वैसे तो बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफा इस पे दोबारा क्विक रिव्यू करते हैं। ज्यादातर काम आपने खुद करना होगा क्योंकि ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। इस मॉडल में क्या किया था, इस मॉडल में नेचर ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल्स को, जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन भी कह रहे हैं, ये बताता है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी। जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा 180 डिग्री होता है, आपका लीनियर मॉलिक्यूल होता है। आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा और एंगल 120 डिग्रीज होगा। इसी तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास 109 डिग्री होगा और आपके पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी। अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कोई लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी sp2 और sp1 ऑर्बिटल में ये सब मौजूद होता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है लेकिन उसके अंदर एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मौजूद है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल होगा, यानी पिरामिड शेप का होगा। उसका जो एंगल है वो 107 होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो दो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे सेंट्रल एटम के दरमियान, और ये बेंट स्ट्रक्चर देगा या एंगुलर स्ट्रक्चर देगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्रीज होगा। और इसी तरीके से जो लार्जर एटम्स हैं ग्रुप 6 और ग्रुप 5a के, जैसे कि फास्फोरस और सल्फर, ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं यूज करते, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स नहीं यूज करते इन बॉन्ड मेकिंग। इंस्टेड ये क्या करते हैं, ये अपना यूटिलाइज करते हैं p ऑर्बिटल को, जिसमें आपके पास 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल मौजूद होता है। बॉन्ड एंगल इनका 90 डिग्री होता है। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये आपके पास स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। तो आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले हम यही सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर मॉलिक्यूल में हमने डिस्कस किया था इथाइन यानी कि एसिटाइलिन। यहाँ पर आपको बेरिलियम क्लोराइड गिवन है, तो है सारा काम वही सब कुछ सेम। तो ये सारा आपने खुद स्टडी करना है, इसमें किस तरीके से एंगल बन रहा है ये आपका होमवर्क है। तो अब तक जितनी भी मैंने डिस्कशन की वो सारी की सारी बातें यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है। तो बस एग्जाम्पल चेंज किए, बाकी जो कुछ इसके अंदर थ्योरी लिखी है वो सारी वही है जो हमने अभी पीछे डिस्कस की है। अब याद रहे यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन ये सब कुछ मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। ये सारी जो एग्जांपल्स अभी यहाँ पर मैं इसको आगे किए जा रहा हूँ, ये सारी की सारी एग्जांपल्स यहाँ पर मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, और इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारी की सारी बातें हम पीछे भी कर चुके हैं। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं, चाहे वो पिरामिडल शेप हो या आपके पास एंगुलर शेप हो, कुछ भी हो, ये सब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा यहाँ तक जो मैंने स्किप किया है ये आपका काम है। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके बता दें, कमेंट में लिख के बता दें, जैसे भी आपको आसानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छोटा सा टॉपिक है, ये आपने पढ़ा भी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कहते हैं। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स आपके क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। आपके पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, ये शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और दूसरी आपके पास होती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास ऐसी फोर्सेस हैं जो अभी हमने डिस्कस की, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू एटम्स। तो जब भी दो एटम्स बाय शेयरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे भी वो अपना बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब भी आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस टाइप की फोर्स को आप कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल। आपके पास विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब विद इन द एटम्स, बिटवीन एटम्स। और दूसरी टाइप ऑफ फोर्स होती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा और इसके साथ आपके ये दो हाइड्रोजन है, और दूसरा आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा, इसके दो हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन है आपके पास ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये जो फोर्स आपके पास मौजूद होगी ये कहलाएगी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और ये सारी की सारी वीक फोर्सेस होती हैं और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक ऐसी फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, जो आपके पास एग्जिस्ट करती है बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, ये सारे आपके प्राइमरी बॉन्ड्स हैं, इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी फोर्सेस ज्यादा होती हैं। लेकिन आपके दूसरी टाइप जो है जिसमें आपके फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है, उसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है उसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये आपके पास ऑल्सो नोन एज प्रोटोनिक ब्रिज, ये आपके प्रोटोनिक ब्रिज के नाम से भी पहचाना जाता है। और ये जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है इट रिप्रेजेंट्स एज अ डॉटेड लाइन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपके पास जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर है, एग्जांपल वाटर की पहले देखते हैं। आपके पास एक ऑक्सीजन, उसके साथ बॉन्ड है हाइड्रोजन, और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड है। इसी तरीके से आपके पास ऑक्सीजन, ये सारे मौजूद हैं, ये सारे एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब होता क्या है, आपके पास जो हाइड्रोजन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। वजह उसकी ये है कि ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपके पास हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये सारे हाइड्रोजन इसकी तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो जाहिर है हमने इसको डॉटेड रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह से आपके पास एक चेन बन जाएगी हाइड्रोजन की, जो अट्रैक्ट हो रहे होंगे दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी। अपने ऑक्सीजन के साथ तो ये सारे अट्रैक्टेड हैं ही, लेकिन ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड एक और एग्जांपल है, इसके अंदर भी इसी तरीके की एग्जांपल देखें। आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसी तरीके से ये सारे हाइड्रोजन एक चेन बना के अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब एक और सवाल यहाँ पर आता है कि आपके पास इन दोनों में से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो जवाब उसका ये है कि आपके पास जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग है। वजह उसकी है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और ये हाइड्रोजन इधर भी है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से, और क्योंकि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप देखी जाए तो इसमें भी आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन आप अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें तो एक लीनियर स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है, इसलिए आपके वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। अब यही सारी बातें आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है पैराग्राफ की फॉर्म में, कि आपके पास जितने भी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो और हाइड्रोजन आपके पास वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हाइड्रोजन वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। अब इस पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इस बेसिस पे हाइड्रोजन किसके पास अट्रैक्ट ज्यादा होगा। तो जाहिर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो ये आपके पास इस तरीके से ये पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, और इसमें ये रीजन भी जो भी मैंने समझाया है कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है हाइड्रोजन की, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इस वजह से वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सेकेंडरी बॉन्ड के तौर पे माना जाता है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है काफी एज कम्पेयर टू अदर प्राइमरी बॉन्ड्स। तो आपके पास यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये जाहिर सी बात है, आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं और जो आपके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, दोनों में काफी अच्छा खासा फर्क होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा होता है, थोड़ा सा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है जिसमें ये डिटेल में बताया कि आपके पास क्यों हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। ये सारी बात मैं पीछे बता चुका हूँ। इस पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे जिक्र की गई है जो कि है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में पीछे पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। होता क्या है, आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से ये एनामोलस बिहेवियर होता है। अब अगर आगे मैं डायग्राम में भी डिस्कस करूंगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है ये आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रखता है, और इस स्ट्रक्चर की वजह से आपका जो वाटर है ये अब नॉर्मली बिहेव करता है बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास आगे डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आपके पास ये वाली डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है कि अब नॉर्मल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, या जो भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझना है तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है। मैं इसके ऊपर अब बात कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर ए यानी कि ये ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। अब ये जितने भी ऑक्सीजन हैं इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब आपके पास 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का बिहेवियर होता है तो पानी आपके पास, फर्ज करते हैं आपने एक बर्तन में पानी रखा, आपने यहाँ तक पानी फिल किया था, जब आप इसको जमाने रखेंगे, बर्फ बनाएंगे, तो ये पानी अपना लेवल राइज करके यहाँ तक आ जाएगा। अब ये पानी का लेवल यहाँ तक आपने फिल किया था, लेकिन ये राइज करके इधर आ गया। वजह उसकी ये है कि पानी आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब जाता है तो एक्सपेंड हो जाता है। हालांकि लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है, लिक्विड आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग, हम कूलिंग कर रहे हैं, पानी एक वाहिद ऐसे जो एक्सपेंड होता है। वजह उसकी ये है कि आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ब्रेक हो जाती है, और जब ब्रेक होती है तो ये दरमियान में जो आपके पास बॉन्ड है ये जगह खाली हो जाती है और इनके दरमियान स्पेस बढ़ जाता है, तो इस वजह से पानी एक्सपेंड हो जाता है।
और जैसे ही आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब आप हीटिंग कर रहे हैं तो आपके पास पानी का लेवल वापस कम हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक और बात वायोलेट कर रही है पानी के लिए कि आपके पास लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो यहाँ पर आपके पास लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑन हीटिंग। तो आपकी जो बर्फ है उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो आइस है इसका ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है तो लार्ज वॉल्यूम हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। इसी वजह से आइस इज लेस डेंसर देन लिक्विड वाटर। तो यहाँ पर आपके पास सॉलिड जो है अमूमन ज्यादा डेंसिटी रखता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हिसाब है पानी के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए होते हैं जब आइस आपकी जो है मेल्ट होना शुरू होती है, और फिर बाद में जब आपकी कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा से जनरेट हो जाती है। इस वजह से जो पानी है उसकी डेंसिटी हाई होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, और इस बिहेवियर को जैसे मैंने कहा एनामोलस बिहेवियर कहते हैं। और ये एक्सपेंड होने पर यानी कि आपके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहे हैं, आप उसको जो है ठंडा कर रहे हैं, आप कूल कर रहे हैं, ये एक्सपेंड हो रहा है। और जब आप इसको 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो लिक्विड आपके पास थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर सब्सटेंसेस। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जो मैंने आज डिस्कस करना था। कंप्लीट चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, जो चीजें मैंने स्किप की हैं वो सारी हम पीछे इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वही आपके पास दूसरे अंदाज में लिखी गई हैं, बातें सारी वही हैं। तो इसलिए मैंने इसमें आपको होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स छोड़ दिए, वो आपने खुद पढ़नी है, वो आपका एज अ होमवर्क होगा, आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा। याद रहे ये चैप्टर इंतहाई अहम है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इस चैप्टर में कुछ भी स्किप किया तो आपके पास बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसी ऐसी बातें इस चैप्टर से पूछी जाएंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी अगर आपने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें, और अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।